Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सर का एक सवाल था। सवाल ये था कि जो भी कोई सेंट्रल बैंक होता है वो बहुत सारे नोट क्यों नहीं छाप सकता है, या क्या गोल्ड का कुछ कोरिलेशन है नोट छापने के पीछे? तो देखो ऐसा नहीं है। 1970 1970 ये वो समय था जब IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तो IMF की जो रिजर्व करेंसी हुआ करती थी ना, वो डॉलर हुआ करती थी, ठीक है। पर 1970 में ना ऐसा क्या हुआ जिससे इसको अपनी रिजर्व करेंसी बदलकर गोल्ड करनी पड़ी? तो उसके पीछे की स्टोरी सुनाता हूं। तो अभी कुछ देर पहले मैंने बेटलवुड सिस्टम की बात की आपसे। तो ये सिस्टम ना चले जा रहा था दुनिया में, 25 साल तक चला। और 25 साल के बाद क्या हुआ कि दुनिया की बहुत बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनको ये समझ में आया कि भाई अमेरिका कुछ तो गलत कर रहा है, नोट ज्यादा छाप रहा है ताकि देशों का गोल्ड कब्जा पाए। तो इसकी जो प्रेस है उसको ऑडिट किया जाए, ऐसा फ्रांस के उस वक्त के जो टॉप लीडर थे उन्होंने ऐसी डिमांड की कि अमेरिका की प्रेस को ऑडिट किया जाए। तो अमेरिका के उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, उन्होंने टीवी पे बोला कि आज से हम अपने इस सिस्टम को, ब्रेटलवुड सिस्टम को अबॉलिश करते हैं। तो जब अबॉलिश कर दिया तो आपका जो गोल्ड था वो मेरे पास रह जाएगा, क्योंकि अबॉलिश हो गया सिस्टम, और आपके जो डॉलर थे वो आपको मुबारक। पर अमेरिका ने तो गोल्ड बैक गारंटी दी थी ना 1945 में कि जब अपना गोल्ड चाहिए हो तो ये लेके जाना। पर अब तो वो अबॉलिश कर दिया सिस्टम। इसका मतलब है जो आपने गोल्ड दिया था वो तो मेरे पास है, बीइंग अमेरिका। तो अब आपको क्या लगेगा? यू फेल्ट लाइक चीटेड ना, कि भाई अमेरिका ने क्या किया। तो आप गुस्से में क्या करेंगे? आप कुछ ना कुछ करने का प्लान करेंगे। अब इसको कहते हैं डॉलर फेलियर इवेंट। जब डॉलर जीरो हो गया था, आपने कभी सुना होगा, तो ये वही समय था। और तभी से कोई भी जो कंट्री होती है ना, वो गोल्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देती है। देखो किसी भी देश के रिजर्व बैंक की जो स्ट्रेंथ है वो तो गोल्ड से ही देखी जाती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं फेडरल रिजर्व दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है, क्योंकि भाई गोल्ड रिजर्व सबसे ज्यादा है। बट सवाल अब ये उठता है कि कोई भी कंट्री गोल्ड के बेसिस पर नोट क्यों नहीं प्रिंट कर लेती, या जितना गोल्ड है उतना ही नोट प्रिंट कर पाएंगी? तो ऐसा नहीं है। ये सिस्टम बहुत सालों तक चला और कई सालों के बाद ये ऑब्जर्व किया गया कि बहुत सारी इकोनॉमीज को ना अपने डिसीजन गोल्ड बेसिस पर नहीं बल्कि और किसी बेसिस पर लेने पड़ते हैं। तो आज के समय में दुनिया के जितने भी रिजर्व बैंक है, दे आर फ्री टू रेज करेंसी बाय प्रिंटिंग इटसेल्फ। अगर वो चाहें तो नोट को प्रिंट कर सकते हैं, करेंसी को प्रिंट कर सकते हैं। पर ये डिसीजन किसका होता है? सेंट्रल बैंक का। अब समझो दुनिया की एक इकोनॉमी है जिसका नाम है जिम्बाब्वे, आपने सुना होगा। दूसरी इकोनॉमी है जिसका नाम है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। वेनेजुला, ये बहुत बड़ी इकोनॉमीज हुआ करती थी किसी समय पे, ठीक है। और आज के टाइम पे दोनों बैंकक्रप्ट हैं। दोनों में US डॉलर चलता है और बिटकॉइन चलता है। आपको पता है इनकी खुद की करेंसी क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों जो कंट्रीज है ना, ये फेल हो चुके हैं। पता है क्यों? दोनों कंट्री में हाइपर इन्फ्लेशन थी। एक कंट्री में फ्री चीजें बांटने की वजह से एक जगह इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन इसलिए हुई क्योंकि वहां की जो इकोनॉमी थी वो प्रोग्रेस नहीं कर रही थी,
और वो नोट छापे जा रहे थे, छापे जा रहे थे, छापे जा रहे थे, जिससे हाइपर इन्फ्लेशन हुई और हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से कंट्री बैंकरप्ट हो गई। अब जिम्बाब्वे की थोड़ी इकोनॉमी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो हुआ ये कि मान के चलो हमारा जो जीडीपी है, यानी एज अ जिम्बाब्वे में बात कर रहा हूं, यहाँ पे हमारा जीडीपी नहीं बढ़ रहा है, हमारे यहाँ पे खाने पीने की चीजें भी प्रोड्यूस हम एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजें महंगी होंगी, महंगी होंगी तो मुझे और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो और पैसा या तो मैं उधार के तौर पर विदेशों से लाऊंगा, या तो और नोट छापकर उसकी भरपाई करूंगा। तो अगर मैंने उधार ले लिया तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पर अगर मैंने खुद नोट छाप दिए तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इसे कहते हैं करेंसी डीवैल्यूएशन। व्हेन यू प्रिंट एक्सेस ऑफ करेंसी इन योर कंट्री, दिस इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। और इसके लिए परमिशन होती है, इसके लिए एक स्कोप होता है जो आपको बताता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कि आप कितनी करेंसी को डीवैल्यूएट कर सकते हैं। एवरी टाइम डीवैल्यूएशन इज करेंसी इज नॉट बैड, कभी कभी अच्छी भी होती है। बट यहां पर अब सवाल ये उठता है कि ये जो डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी है, ये जब एक्सेस में कर दी जाती है तो कंट्री बर्बाद हो जाती है, जो जिम्बाब्वे के साथ हुआ। तो जिम्बाब्वे में 10-10 लाख रुपए के डॉलर चला करते थे उनकी करेंसी के तौर पर। हाई डिनोमिनेशन करेंसीज को उन्होंने क्या किया, प्रिंट किया, जिससे क्या हुआ, उनकी कंट्री में एक ब्रेड भी जो थी ना 20-20 लाख डॉलर की मिलती थी, जिम्बाब्वे डॉलर। ठीक है, तो आप ये समझो कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर हमारी जीडीपी घट रही है और हम नोट प्रिंट कर रहे हैं तो हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगी। इसे आसानी से समझाता हूं। मान लेते हैं आपकी कंट्री में 100 केजी राइस प्रोड्यूस करते हैं आप, तो अगर 100 केजी राइस 100 रुपए के हिसाब से बिकेंगे तो टोटल 10,000 रुपए हो गए। अब ये 10,000 रुपए अगर आपकी इकोनॉमी में है तो आप 10,000 रुपए की तो राइस खरीद पाएंगे, आपकी परचेजिंग पावर ही 10,000 की है। पर अगर मैं इसे 10 लाख कर दूं, इसे 10 लाख कर दूं मैं गलती से, तो क्या होगा, आप इसी राइस को महंगा खरीद पाएंगे, यानी 10,000 रुपए केजी भी खरीद पाएंगे। तो क्या होगा, पहले तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा कमोडिटीज का, गरीब बेचारा भूखा रह जाएगा क्योंकि अमीरों के पास पैसे ज्यादा आ जाएंगे और इकोनॉमी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए हाई डिनोमिनेशन करेंसीज कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती है। और जो आपने कहा वो उस सिनेरियो में हो जाएगा जब कोई भी रिजर्व बैंक बिना किसी रीजन के प्रिंटिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये सिचुएशन होने से कंट्री खत्म हो जाएगी। तो अभी रिजर्व बैंक जितने भी कंट्रीज के होते हैं वो क्या करते हैं, जितनी हमारी जीडीपी होती है उससे ज्यादा नोट प्रिंट नहीं करते हैं। नहीं, अगर देखो सबसे पहली चीज ये है कि मान के चलो, मान लेते हैं डॉलर की कीमत 85 मतलब एक जो डॉलर है। अब इसका मतलब ये है कि आज से 2 साल पहले जो डॉलर था, एक डॉलर, वो 70 रुपए था, डिवैल्यू हो गया ना। अब क्या इंडियन रुपीज ही डिवैल्यूएट हुआ है या बाकी की करेंसी दुनिया में भी डिवैल्यूएट हुई है? सवाल है और जवाब है, बाकी की कंट्रीज की करेंसीज भी डिवैल्यूएट हुई हैं। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। क्यों हुई है? क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हुआ है। डॉलर क्यों स्ट्रांग होता जा रहा है? क्योंकि दुनिया में ना डोमिनेट करेंसी ही डॉलर है, सबसे ज्यादा यूसेज ही डॉलर होता है। देखो अमेरिका को कब बुरा लगता है पता है? जब चाइना, जब अदर कंट्री, ब्रिक्स नेशन अपनी करेंसी चलाने की बात करते हैं। क्योंकि अगर दुनिया में डॉलर का डोमिनेंस खत्म हो गया तो ये मान के चलो कि अमेरिकन इकोनॉमी भी नीचे आएगी, यानी चाइना विल टेक ओवर फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम सेकंड पोजीशन। तो जो अमेरिका नहीं चाहता है।
आप समझ पा रहे हो? तो ये दुनिया में फाइट है, पर अब डॉलर को ना डी डॉलराइजेशन करना, मतलब कम यूज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, कहते हैं ना वो, जैसे प्लास्टिक हमारे ब्लड में आज के टाइम पे घुस चुका है, इसी तरह से दुनिया में डॉलर का डोमिनेंस घुस चुका है। इसे थोड़ा टाइम लगेगा और मुझे लगता है कि कुछ प्लानिंग करके किया जा सकता है, पर इतना आसान नहीं होगा ये, क्योंकि हर जगह डोमिनेंस ना इसी का ही है, अमेरिका का। अब एक सेकंड, बस आपके सवाल के जवाब दे रहा हूं। अब बहुत लोग 70 को 85 देखकर परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे कि यहां पर तो हम कमजोर हुए हैं, पर एक्चुअली में कमजोर होना, जैसे मैंने बताया ना कि कभी कभी डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज नॉट बैड। क्यों बैड नहीं है? क्योंकि देखो, अगर मैं बात करूं ये 15 रुपए हम वीक हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो इस वीकनेस की वजह से हमारे एक्सपोर्ट बढ़े हैं। अगर हमारा रुपया 70 रुपए पर आ जाए तो आरबीआई के पास ऐसी पावर्स हैं जिसको वो 70 रुपए पे स्टेबल कर सकता है, पर होगा पता है क्या? जो आपका प्राइम मिनिस्टर सपना देखते हैं, मेक इन इंडिया, वो कैसे पॉसिबल होगा? मेक इन इंडिया का मतलब है दुनिया में हम एक्सपोर्ट गुरु बनेंगे। दुनिया का जो अधिकतर हिस्सा है, जो जरूरत वाली चीजें जो हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करते हैं, वो एक्सपोर्ट करेंगे, जहां से हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा, और फिर हमारी कंट्री जो है ना दुनिया की बड़ी से बड़ी इकोनॉमी को टक्कर देगी। वो कब हो पाएगा? जब हमारा रुपया भी दुनिया की करेंसी के चलते थोड़ा कमजोर रहेगा। अब ये मान के चलो कि तुम एक मोबाइल फोन चाइना से एक्सपोर्ट करते हो, तो तुम्हें मिलता है वो मान लो 1 लाख रुपए का, और अगर हमारा रुपया मजबूत हुआ तो जब करेंसी चेंज कराओगे तुम, तो ये 1.25 लाख का पड़ेगा। तो तुम 1.25 लाख का मोबाइल एक्सपोर्ट कराओगे या फिर इंपोर्ट कराओगे? सॉरी, मैं इंपोर्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि चाइना से मंगा रहे हो तुम। तो चाइना से जब तुम मंगाओगे तो 1 लाख रुपए में आएगा, और इंडिया से मंगाओगे तो 1.25 लाख में आएगा। तो कौन सा मोबाइल मंगाओगे? 1 लाख वाला? 25,000 सस्ता? तो 25,000 सस्ता क्यों है? क्योंकि करेंसी डिवैल्यूएट हो रही है। अगर ये करेंसी 70 पे मैं रख दूंगा, तो चाइना के कंपैरिजन में यही चीज तुम चाइना से मंगा रहे हो और यही चीज इंडिया से मंगा रहे हो, तो किसको ज्यादा फायदा होगा? तो एक्सपोर्ट किसके बढ़ेंगे? चाइना के ना। तो एक्सपोर्ट चाइना के बढ़ेंगे तो इकोनॉमी कौन सी ग्रो करेगी? तो इसीलिए डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हमेशा बुरा नहीं होता है। आप समझ पा रहे हो? देखो, आप जब देश चलाते हो ना, दुनिया चलाते हो, तो आपका ना विजन बड़ा होना चाहिए। अभी तक हम नेट इंपोर्टर हैं 50 सालों से, ओवरऑल नेट बोला ना मैंने? नेट बोला ना सर? नेट इंपोर्टर हैं हम। तो जिस दिन नेट इंपोर्टर से हम नेट एक्सपोर्टर बनेंगे, हमारी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। पर वो कब होगा? जब मेक इन इंडिया सफल होगा। अब आप एक और चीज सोचो, हालांकि इट इज टू अर्ली टू डिस्कस, मैं बाद में बताता, पर अभी छोटी सी चीज है, समझ लेते हैं। अब तुम्हें यह देखना है कि हमारे जो इंपोर्ट कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं। तो उसमें सबसे बड़े 2 कंपोनेंट है, एक क्रूड ऑयल और दूसरा गोल्ड। अब समझो, जो आर्म्स थे ना, जो हम हथियार पहले खरीदते थे, उसकी क्वांटिटी कम हो गई क्योंकि मेक इन इंडिया बन रहा है, हम खुद ही घर में बना रहे हैं। ओवरऑल आप देखोगे तो गोलियां बना लो या हथियार बना लो, मतलब वही होता है। जो भारत फोर्ज है ना, जो BEL है ना, जो HAL है ना, ये मिसाइलें भी तो बना रहे हैं। तो कुछ जो एक्सपर्टीज है, जैसे रफाल तो फ्रांस में बनता है, तो अब जो एक्सपर्टीज है वो तो आपको चाहिए ही ना, वो तो आप एनी हाउ खरीदेंगे ही खरीदेंगे उसे। हाँ, पर बहुत सारी और चीजें ना आपकी कंट्री में बन रही हैं, ये बड़ी बात है। अच्छा, एक और चीज जो आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, आप HAL के एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट देखो ना, आप देखोगे 20,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सपोर्ट के लिए खड़े हुए हैं उसके। तो जहां पे हम पहले 20,000 करोड़ का इंपोर्ट कर रहे थे, आज एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया हमने। तो जब एक रफाल मंगाओगे आप और सामने से एक्सपोर्ट कर दोगे, तो आपका जो बिल है वो कम हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो? तो मैंने यहां क्या समझाने की कोशिश की कि जो रुपी का डिवैल्यूएशन है वो हमेशा बुरा नहीं होता है। देखो, एनी हाउ आपको मैनेज करना पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा था आपको कि जब एक कंट्री चलाई जाती है ना, तो विजनरी होना पड़ता है, और अगर कोई विजनरी नहीं है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लीडर ही विजनरी हो।
उसकी टीममेट्स भी तो विजनरी होते हैं, क्योंकि दुनिया जो होती है ना वो नेताओं से चलती है, पर जो नेता लोग होने हैं वो ब्यूरोक्रेट से चलते हैं। तो जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनमें बहुत दिमाग होता है, ठीक है। तो हमारा जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है ना वो हमें स्ट्रॉन्ग कर रहा है। हमारा जो रुपया गिर रहा है ना वो हमारे लिए कंसर्न नहीं है, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। अब देखना यह है कि जो हमारी पॉलिटिक्स है वो कितनी सही दिशा में जाती है। आज के समय में आप देखते हो कि हमारे जो लीडर है ना वो दुनिया से संबंध अच्छे बनाने में तुले हुए हैं। आपको जान के हैरानी होगी, जहां पर रशिया दुनिया को $10 के प्रीमियम पर बहुत सारे यूरोपियन कंट्री को अपना क्रूड बेचता है, नेचुरल गैस बेचता है, वहीं इंडिया को $20 डिस्काउंट पे देता है। अब आप समझ पा रहे हो 10,000 करोड़ की अगर बचत हो रही है आपकी कंट्री में सालाना सिर्फ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने से, तो आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो? आप बहुत सही डायरेक्शन में हो। जितने भी लोग यहां पे गाड़ियां चलाते हैं वो एक बार हाईवे पे निकल के देखें और उनकी परिस्थितियां देखें, कितने नए हाईवे बने हैं, कितने सही हाईवे बने हैं। आपको समझ में आएगा कि ये जो चीजें पास ऑन हो रही है ना ये आपको हो रही हैं। अच्छा दूसरी चीज भाई देखो ऐसे नहीं, देखो यार वो समझो, मैं बताता हूँ आपको। देखो नहीं आप गलत डायरेक्शन में जा रहे, मैं सही डायरेक्शन में ले जाऊंगा सबको, क्योंकि मैं ना आपको एक सोचना सिखाऊंगा। इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना, सोच इंपॉर्टेंट है। जब तक सोच नहीं आएगी ना तब तक आप पकड़ नहीं पाएंगे चीजों को। कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ। अब हमारे देश में जो सरकार होती है, सरकार आपसे टैक्स लेती है ना, टैक्स लेती है और कुछ स्मार्ट डिसीजन की वजह से अपना पैसा बचाती है। तो यहां पर एक तो हमारे जो टैक्सेस हैं, आपको पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 तरह के टैक्स होते हैं, सबको ये जानकारी होगी। और टैक्स कलेक्शन आज तक का हमारा हाईएस्ट लेवल पे है। अभी डेटा आपने देखे होंगे, चाहे सारे हायर एंड पे आ रहे हैं, विच इज गुड फॉर अस। अब कुछ चीजें होती हैं जो स्मार्ट डिसीजन से की जाती हैं, जैसे हमने रशिया के साथ एक अच्छे संबंध बना रखे हैं, पहले भी थे, आज को ज्यादा अच्छे होंगे। तो रशिया हमें क्रूड ऑयल जो है या कुछ बाकी की चीजें जो है सस्ती दरों पे देता है, जिससे हमारे जो इंपोर्ट बिल हैं एक तो वो कम हो जाते हैं, दूसरे हमारे देश की सरकार की कुछ बचत भी हो जाती है। अब सवाल ये है कि ये बचत एक नॉर्मल इंसान तक पास ऑन नहीं की जाती है, तो मैं उसकी जानकारी आपको देता हूं। 145 करोड़ लोगों को चलाना बहुत बड़ी बात होती है। दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री हमारी इंडिया है, आपको पता होगा, हम चाइना को पिछले साल पीछे छोड़ चुके हैं। अब अगर आप 145 करोड़ को देखेंगे ना तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत बड़ी कंट्री है, पर आप इंडिविजुअल को देखेंगे ना तो आपको लगेगा यार मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा। अब फायदा कैसे मिलता है वो समझाता हूं। आपको लगता होगा कि ये जो रोड बन रही है ना ये आपके पैसों से बन रही है, तो गलत नहीं लग रहा आपको, बिल्कुल आपके पैसों से ही तो बन रही है। पर पिछले 10 सालों में जितने हाईवेज बने हैं, जितनी रोड्स बनी हैं, जितनी कनेक्टिविटी आपको मिली है, मुझे लगता नहीं उतनी 40 सालों में भी इंडिया को मिली थी। पहली चीज जो डिफरेंस है। दूसरी चीज, अगर आप 12 लाख रुपए कमाते हैं ना तो आपको टैक्स नहीं देना है इस साल से, ये बात आप जानते हैं। इससे सरकार को 1 लाख करोड़ का घाटा हुआ है। जो 1 लाख करोड़ का टैक्स सरकार को मिलता था वो सेक्रीफाइस किया सरकार ने मिडिल क्लास को बेनिफिट देने के लिए। तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि मेरी जेब में बेनिफिट नहीं आ रहा? गरीबों को इतनी सारी स्कीम्स सरकार ने लागू करके दी हैं। आप देखो 2 लाख से ज्यादा पिछले फाइनेंशियल ईयर में घर बनाए हैं गरीबों के। मुझे नहीं पता आप लोगों का गांव है कि नहीं, मेरा है। मेरे गांव में बहुत सारे लोगों के घर बने और वो किसने बना के दिए? वो बना के दिए हमारी सरकार ने। वो पैसा कहां से आता है? वो पैसा अनडाउटेडली आपके टैक्स का है, पर ये स्मार्ट डिसीजन से जो पैसा बच रहा है ये भी तो किसी ना किसी को बेनिफिट दे रहा है। तो ओवरऑल आपको ऐसा लगता है कि हाईवेज बन रहे हैं, गरीबों के मकान बन रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा। तो पिछले साल 10 सालों के बाद सरकार ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया सबको कि इस साल हम मिडिल क्लास को खुश करेंगे, और मिडिल क्लास को एक ऐसी खुशी दे दी जो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी है, अगर समझदारी से देखो तो बहुत बड़ी है। आपका 75,000 रुपए का टैक्स बचता है, और 75,000 रुपए छोटी रकम नहीं होती एक मिडिल क्लास के लिए। उसके 2 बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं। देखो जिनकी फीस 3-4 हजार होती है ना, 2 बच्चे पढ़ सकते हैं। तो आप समझ पा रहे हो कितना बड़ा एक गिफ्ट है सरकार की तरफ से। एनीवेज, अब इसमें एक जो डेवलपमेंट का पॉइंट है वो छुपा हुआ है, वो बताना जरूरी समझता हूं मैं। जब रोड्स बनती है, हाईवेज बनते हैं, लोगों के घर बनते हैं ना, तो बनाने के लिए लेबर की जरूरत होती है जिससे रोजगार मिलता है।
और बनने के लिए सीमेंट, ब्रिक इंडस्ट्रीज, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारी स्टील मटेरियल, ये चीजों की जरूरत होती है जिनसे बाकी इंडस्ट्रीज को काम मिलता है। तो ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है ना, ये आता है जब सरकार कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम लागू करती है जिसका बेनिफिट आपके जीडीपी में मिलता है। आप समझ पा रहे हैं? तो ओवरऑल ये फायदा किसको मिल रहा है? हमें भी मिल रहा है।